द एक्सप्रेस लाइव प्रस्तुत करता है गोरखपुर का साइको किला, प्यार, नफरत और खौफ की खतरनाक दास्तां। 19 वर्षीय अजय और शिवानी के बीच का प्यार हर किसी के लिए एक मिसाल था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। ऐसा क्या हुआ जिसने अजय को प्यार से नफरत और नफरत से एक सीरियल किलर बना दिया? महिलाओं को निशाना बनाकर की गई उसकी क्रूर वारदातों ने पूरे गोरखपुर को दहला कर रख दिया। प्यार और दर्द के इस खौफनाक सफर की सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहें द एक्सप्रेस लाइव के साथ, जहां हम खोलेंगे उस रहस्यमयी कहानी का हर परत। 13 नवंबर 2024 की उस रात गोरखपुर के झंझा थाना क्षेत्र के टोला कठरिया की रहने वाली 24 वर्षीय कविता गहरी नींद में सो रही थी। घर के अन्य सदस्य अपने अपने कमरों में सो रहे थे। रात गहरी थी और चारों ओर घनघोर अंधेरा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज अंधेरे के सीने को चीर रही थी। उसी समय अचानक कविता के कमरे से उसके जोर से चीखने की आवाज उसके पापा छोटेलाल के कानों से टकराई। गहरी नींद में सोए होने के बावजूद छोटेलाल झट से उठ बैठे और कविता के कमरे की ओर दौड़े। पति को अचानक बेटी के कमरे की ओर जाते देख पत्नी सुमन भी उनके पीछे होली। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो इतनी तेजी से बेटी के कमरे की ओर जा रहे हैं। पल भर में वह कविता के कमरे में पहुंचे और बिजली का स्विच ऑन किया तो कविता बिस्तर पर पड़ी दर्द से छटपटा रही थी। उसके सिर से खून बह रहा था। छोटेलाल ने बेटी से इस हालात के बारे में पूछा तो उसने कराहते हुए बताया कि काली शर्ट में एक नकाबपोश ने किसी भारी चीज से सिर पर जोरदार वार किया और सामने के दरवाजे से तेजी से भाग गया। छोटेलाल को समझते देर न लगी कि यह नकाबपोश वही रहस्यमयी व्यक्ति है जो पिछले 6 महीने से रहस्य बना हुआ है और चुन चुन कर औरतों को अपना शिकार बना रहा है। छोटेलाल दौड़ते हुए उस ओर गया जिस ओर भागने की बात कविता ने उसे बताई थी। घर से कुछ दूर आगे तक छोटेलाल गया, मगर उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया सिवाय चारों ओर फैले सन्नाटे के। लौटकर वह घर पहुंचा। उसने मोबाइल फोन पर टाइम देखा तो उस समय रात के 3:30 बज रहे थे। दर्द से बिलबिला रही कविता की आवाज सुनकर फैमिली वाले परेशान थे। छोटेलाल ने उसी समय शोर मचाकर पड़ोसियों को जगाया और नकाबपोश के गांव में होने और बेटी पर हमला करने की बात बताकर उसे में मदद की गुहार लगाई। इस नकाबपोश के आतंक से सिर्फ उस गांव वाले ही नहीं, पास पड़ोस के कई गांव वाले दहशत में जी रहे थे। आलम ये हो चला था कि शाम होते ही महिलाएं अपने घरों में दुबक जाती थीं। नकाबपोश की दहशत से कोई भी औरत अकेली रात में कहीं भी नहीं जाती थी। गांव वाले भी चाहते थे कि नकाबपोश जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस भी उसे में लगी हुई थी, लेकिन अभी तक वह भी खाली हाथ थी, इसलिए लोगों ने उसे आज की ठान ली। खैर, गांव वालों ने एकजुट होकर लाठी और डंडे लिए गांव को चारों ओर से घेर लिया ताकि जो भी हो वह यहाँ से बचकर जाने न पाए। दहशत के मारे 6 महीने से गांव वालों की आंखों से नींद गायब हो गई थी। गांव वालों ने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, एक एक गली छान ली, लेकिन उस रहस्यमयी व्यक्ति का कहीं पता नहीं चला। शायद अंधेरे का लाभ उठाकर वह कहीं गुम हो गया था। बहरहाल पौ फटते ही छोटेलाल गांव वालों के साथ घायल बेटी को लेकर झंझा थाने पहुंचे। सुबह सुबह दीवान दयाराम थाने में भारी संख्या में गांव वालों को देखकर चौंक गया। ऑफिस से निकलकर वह बाहर आया और इतनी सुबह आने का कारण पूछा तो छोटेलाल ने नकाबपोश के द्वारा बीती रात बेटी पर जानलेवा हमला करने की जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगाई। थाना क्षेत्र की यह 5वीं घटना थी और उस हमलावर को पकड़े जाने की बात तो दूर, पुलिस उसकी परछाई तक छू नहीं सकी थी। हेड कांस्टेबल दयाराम ने छोटेलाल और उसके साथ आए गांव वालों को भरोसा दिलाया कि बड़े साहब के आते ही उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई जरूर की जाएगी। पहले अस्पताल जाकर बेटी का इलाज कराए। दयाराम ने जो बात कही थी सच ही कही थी। दर्द से कराह रही कविता को इस समय इलाज की बहुत जरूरत थी। दीवान की बात मानकर छोटेलाल बेटी को लेकर नजदीक के अस्पताल पहुंचे। चूंकि चोट काफी गहरी थी और हालत गंभीर बनी हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे भर्ती कर इलाज करना शुरू किया। लगातार घटनाओं से पुलिस भी हुई परेशान। इधर दीवान जी के जरिए तत्कालीन इंस्पेक्टर सूरज सिंह को घटना की सूचना मिल चुकी थी। वह तुरंत अस्पताल पहुंचे और घायल कविता के बयान दर्ज कर थाने लौट आए। फिर छोटेलाल की तहरीर पर अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने घटना की सूचना सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह, एसपी ग्रामीण जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और एसएसपी डा गौरव ग्रोवर को दे दी। मामला गंभीर हो चला था। नकाबपोश की इस 5वीं घटना ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया था। अफसोस की बात तो ये थी कि अभी तक पुलिस ये तक पता लगाने में असफल थी कि आखिर वो है कौन, क्यों वह औरतों को ही अपना निशाना बना रहा है, जानलेवा हमला करके वह आखिर अंधेरे में गुम कहां हो जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब उस नकाबपोश के पकड़े जाने पर ही मिल सकते थे।
14 नवंबर 2024 की दोपहर में एसएसपी गौरव ने अपने ऑफिस में इसी घटना को लेकर जरूरी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में एसपी ग्रामीण जितेंद्र कुमार, सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह, एसएचओ झंझा और एसओजी प्रभारी शामिल थे। पहली घटना से लेकर 5वीं घटना की चर्चा उस मीटिंग में की गई। चर्चा के दौरान एक बात कॉमन निकल कर बाहर आई, वह ये थी कि सभी घटनाओं में औरतों पर हमला एक जैसे ही किया गया था, जिसमें हमलावर ने किसी वजनी चीज से सिर पर ही वार करके उन्हें मारना चाहा था। इस घटना में 11 अगस्त 2024 को हमलावर का दूसरा शिकार बनी थी ममता देवी, उम्र 32 साल। 15 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती हुई वह जिंदगी से हार गई थी। हमलावर की शिकार बनी औरतों के लिए गए बयान में ये सामने आया था कि देखने में हमलावर दुबला पतला दिखता है, काली शर्ट पहने होता है, चेहरा किसी कपड़े से ढका रखता है और नंगे पांव रहता है। एसएसपी गौरव ने एक टीम गठित की, जिसकी जिम्मेदारी एसपी ग्रामीण जितेंद्र को सौंपी। उन्होंने अपने नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें गठित की। उन टीमों का नेतृत्व उन्होंने सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह को सौंपा। एसएसपी के दिशा निर्देशन में अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सीओ अनुराग सिंह रहस्यमयी हमलावर की खोज में जुट गए। 30 जुलाई 2024 से 13 नवंबर 2024 के बीच हुई घटनाओं की गुत्थी सुझाने के लिए पुलिस ने 20 गांव खंगाले, 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखने के साथ ही करीब 1.5 लाख मोबाइल फोन का डेटा खंगाला। इसके बावजूद उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सफलता नहीं मिलने पर ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू हुई जो महिला अपराध के मामले में जेल गया हो और घटनास्थल के आसपास उसकी लोकेशन रही हो। मगर पुलिस यहाँ भी खाली हाथ रही। पुलिस टीम ने गांव-गांव जाकर लोगों से संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी लेने के बाद उनका थाने का रिकॉर्ड चेक किया। संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथों आखिरकार रहस्यमयी हमलावर की पहचान हो ही गई। दरअसल 4 घटनास्थलों से जुटाए गए फुटेज में एक ऐसा व्यक्ति देखा गया जो घटना के बाद तेजी से भागता नजर आ रहा था। फुटेज को गहराई से देखा गया तो एक हरे बदन वाला वह व्यक्ति काली शर्ट पहने था और नंगे पांव था। उसका हुलिया ठीक वैसा ही मेल खा रहा था जैसा पीड़ित महिलाओं ने बताया था। उस रहस्यमयी व्यक्ति की पहचान अजय कुमार पुत्र स्वामीनाथ निवासी मंगलपुर गांव के रूप में की गई थी। पुलिस क्यों रख रही थी फूंक फूंक कर कदम, पहचान पुख्ता होते ही सीओ अनुराग सिंह की टीम चौकन्नी हो गई थी। वह टीम के साथ इतने सतर्क थे कि किसी भी कीमत पर उस रहस्यमयी हमलावर तक उसकी पहचान हो जाने की खबर तक न लगने पाए, वरना वह मौके से फरार हो सकता था और कई दिनों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर सकता था। इसलिए वे बहुत फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। आनन फानन में उन्होंने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार उसी रात यानी 17 नवंबर की रात में सादे वेश में पुलिस टीम के साथ रात करीब 12:30 बजे मंगलपुर गांव को चारों ओर से घेर लिया। यही नहीं, एहतियात के तौर पर एसओजी टीम को मौके पर बुला लिया गया था। दोनों टीमें इस ऑपरेशन को मिलकर अंजाम दे रही थी ताकि हमलावर गांव से भाग न सके। पुलिस मुखबिर के जरिए पहले ही उसकी शिनाख्त कर चुकी थी। पुलिस हमलावर अजय के घर की ओर बढ़ रही थी। पुलिस की टीम ने अजय के घर को चारों ओर से घेर लिया था। झंझा थाने के एसएचओ सूरज सिंह ने दरवाजा थपथपाया। थाप की आवाज सुनकर अधेड़ उम्र के एक शख्स ने दरवाजा खोला। सामने कई लोगों को एक साथ देखकर उसकी नींद गायब हो गई। अभी वह कुछ समझ पाता, तभी इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं झंझा थाने का इंस्पेक्टर सूरज सिंह हूँ। तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस फोर्स खड़ी है। जो पूछूंगा उसका सही सही जवाब देना। क्या अजय यहीं रहता है? हाँ साहब, अजय यहीं रहता है। लेकिन बात क्या है सर? हिचकिचा कर शख्स ने सवाल किया। मैं अजय का पिता स्वामीनाथ हूँ। इतनी रात गए आप सब यहाँ? सब ठीक तो है? मेरे बेटे ने क्या किया है? हाँ सब ठीक है। एक नॉर्मल पूछताछ के लिए उसे थाने ले जाना है। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने बड़े साधारण तरीके से अपनी बात को आगे रखा। पूछताछ के बाद उसे घर तक छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बात क्या है साहब? कहा न, एक नॉर्मल पूछताछ है। पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। बाहर बातचीत की आवाज सुनकर स्वामीनाथ की पत्नी भी उठकर पति के पास जा पहुंची थी। दरवाजे पर कई लोगों को देखकर उनकी भी आंखें फटी रह गई थीं। पति और सामने खड़े इंस्पेक्टर के बीच तीखी बहस हो रही थी। देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ सीधी तरह से बता दो कि अजय कहाँ है, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने कड़क स्वर में कहा, तुम सीधे तरीके से बताते हो या फिर मैं पुलिसिया? बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि स्वामीनाथ गिड़गिड़ाया, साहब मेरे बेटे के साथ कुछ मत कीजिएगा। मैं उसे लेकर आता हूँ, वो घर में सो रहा है। ठीक है, उसे लेकर आओ, पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। इंस्पेक्टर सिंह ने उसे भरोसा दिलाया।
तब कहीं जाकर वह अजय को बुलाने कमरे की ओर बढ़ा। इधर सामने खड़ी अजय की मां समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस वाले बेटे को क्यों लेने आए हैं। कुछ देर के बाद स्वामीनाथ अजय को साथ लेकर बाहर आया और उसे पुलिस को सौंप दिया। ये देखकर उसकी मां ने हंगामा किया तो पुलिस के कड़े तेवर देखकर वह चुप हो गई। इंस्पेक्टर सूरज सिंह अजय को सीधे थाने ले गए। थोड़ी में सीओ अनुराग सिंह और एसओजी टीम भी थाने पहुंच गई थी। पुलिस के तमाम सवालों का अजय ने एक ही जवाब दिया कि उसे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसने ऐसा कोई काम किया है। रात भर पुलिस परेशान रही। अगली सुबह उन चारों महिलाओं को थाने बुलाया गया और उन्हें छिपाकर अजय की शिनाख्त कराई तो चारों ने उसे पहचान लिया। उसी ने उन पर हमला किया था। फिर क्या था? पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह औरतों से सख्त नफरत करता है। उनका चीखना, तड़पना और उनके जिस्म से बहता खून देखकर उसे बहुत सुकून मिलता था। ये सुनकर पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए कि यह तो किसी मनोरोगी से कम नहीं है, क्योंकि दूसरों को दर्द देकर, उसकी तकलीफ देखकर उसे खुशी मिलती थी। सीओ सिंह ने जब इसका कारण पूछा तो उसका जवाब सुनकर वह भी हैरान रह गए थे। फिर उसने आगे जो बयान दिया वह किसी सस्पेंस वाली फिल्मी कहानी से कम नहीं निकला। घटना का खुलासा होने के बाद उसी दिन शाम 3:30 बजे एसएसपी गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता बुलाकर करीब 6 महीने से सिरदर्द बनी सीरियल किलर की कहानी का खुलासा किया। पत्रकारों ने उक्त घटना के बारे में आरोपी से पूछताछ की तो अजय के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था। खैर, पुलिस ने अजय कुमार को नामजद करते हुए बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अदालत के सामने पेश किया, जहां से उसे 14 दिनों के रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालती आदेश के बाद अजय को कड़ी सुरक्षा में बिछिया स्थित गोरखपुर मंडलीय कारागार भेज दिया गया। बहरहाल, पुलिस द्वारा अजय से की गई पूछताछ के बाद हैरान कर देने वाली जो कहानी सामने आई है वो इस तरह है। अजय को शिवानी से हुआ प्यार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के दक्षिण में झंझा थाना के अंतर्गत राजधानी गांव में मंगलपुर नाम का एक टोला पड़ता है। निषाद बाहुल्य गांव में किसान स्वामीनाथ निषाद अपनी पत्नी और 6 बेटे 4 बेटियों के साथ रहता था। 10 बच्चों में अजय सबसे छोटा था। चारों बेटियों और 3 बेटों की शादी वह कर चुका था। अजय भाई बहनों में सबसे शातिर और बेहद चालाक किस्म का था। घर की माली हालत से वह अच्छी तरह वाकिफ था। मेहनत करके कैसे इतने बड़ा परिवार उसके पिता चलाते थे, इसका दर्द सालों से उसे सालता था। वह सोचता था कि काश कहीं से काफी सारा पैसा मिल जाए तो परिवार की माली हालत दुरुस्त कर देता और मजे की जिंदगी जीता। उसे पता था कि सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम जानकारियां मिल जाती हैं, जिसके जरिए लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसी सोच के चलते बेहद कम उम्र में ही उसने सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया। अजय स्कूल से छुट्टी के बाद मोबाइल फोन में जमा रहता था। घर वाले उसे समझाते कि पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जा, मोबाइल तो जीवन भर चलाना है, जब समय हाथ से निकल जाएगा तो पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। पेरेंट्स के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था, वह अपनी ही धुन में रमा रहता था। रमेश निषाद अजय के पड़ोसी थे। उनकी सबसे छोटी बेटी थी शिवानी, जो 15 साल की थी। शिवानी खूबसूरत थी। वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेकिन इसी उम्र में वह पूरी तरह सयानी हो चुकी थी। उसका अंग विकसित हो चुका था। अजय था तो साधारण शक्ल सूरत और इखरे बदन का, उसमें कोई खास आकर्षण नहीं था। लेकिन गोरी और सुंदर शिवानी पर उसकी जिस दिन से नजर पड़ी थी, वह उसका दीवाना हो चुका था। पड़ोसी होने के नाते अजय और उसके घर परिवार की रमेश के घर के अंदर तक आना जाना था। रमेश के फैमिली वाले भी स्वामीनाथ के घर आते जाते थे। शिवानी ने कहा, और इंतजार करना होगा। इंतजार ही तो नहीं हो पा रहा है मुझसे, हो जाने दो मुझे तुम में। नहीं नहीं, अभी नहीं, कहती हुई शिवानी अजय को धक्का देते हुए उससे दूर हो गई। अजय गिरते गिरते बचा। शिवानी के अचानक बदले मिजाज से वह हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि अचानक उसने उसे धक्का देकर खुद से दूर क्यों किया। क्या हुआ शिवानी? आश्चर्य से अजय ने सवाल किया। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं कहती हूँ कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ, शिवानी तल्खी से बोली। इससे पहले कि कोई हमें इस बंद कमरे में एक साथ देख ले, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। शिवानी दोनों हाथ जोड़कर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी थी। गुस्से में पैर पटकता हुआ अजय तेज कदमों से वहाँ से चला गया। जिस चाहत को लेकर वह शिवानी से मिलने उसके घर आया था, उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई थी। शिवानी ने जोश में भी होश से काम लिया था। इसके बाद भी अजय ने शिवानी से जिस्मानी संबंध बनाने के लिए कई बार रिक्वेस्ट की, लेकिन हर बार उसने उसकी रिक्वेस्ट ये कहकर ठुकरा दी कि जो भी करना होगा। शादी के बाद शिवानी के बार बार प्रणय निवेदन को ठुकराने से अजय नाराज हो गया और उसके दिमाग में उसे बदनाम करने की खतरनाक साजिश ने जन्म ले लिया।
उसने सोचा कि जब हम उस पर दबाव बनाएंगे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वह खुद ही मेरी बाहों में गिर जाएगी। अजय के मोबाइल फोन में शिवानी की कई तस्वीरें थीं। गुस्से में उसने उसके कुछ फोटो को एडिट करके फेसबुक पर डाल दिया। शिवानी को इसका पता चल गया। उसने फेसबुक पर अपनी अश्लील फोटो देखी तो आग बबूला हो गई। ये बात शिवानी ने अपने फैमिली वालों को बता दिया। शिवानी के बताने पर घर वालों ने भी फोटो को देखा तो शर्म के मारे जमीन में गड़ गए। अजय ने शिवानी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शिवानी के फैमिली वालों ने झंझा थाने में उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करके अजय को गिरफ्तार करके बाल कारागार भेज दिया। तब अजय 17 साल का था और यह बात साल 2022 की थी। इस घटना ने अजय को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। वह इस बात से काफी परेशान था कि जो गुनाह उसने किया ही नहीं, नाहक उस झूठे गुनाह में फंसाकर उसे सजा दिलाई गई है। अजय ऐसे बना महिलाओं का दुश्मन। 6 महीने बाद अजय जमानत पर जेल से छूटकर घर आया। जेल से बाहर आने के बाद अजय के तेवर पूरी तरह बदले हुए थे। औरतों को देखते ही नफरत से दूसरी ओर मुंह फेर लेता था। औरतों से उसे अब घृणा हो गई थी। घर आने के बाद वह शिवानी के घर वालों को झूठा मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने लगा था। उसने धमकी दी कि ऐसा नहीं किया तो सभी को जान से मार दूंगा। अजय की रोज रोज की धमकियों से शिवानी और उसके घर वाले बुरी तरह परेशान हो गए थे। वे नहीं चाहते थे कि उसका जीवन खराब हो, इसलिए इस बारे में शिवानी के पेरेंट्स ने स्वामीनाथ से शिकायत भी की कि अपने बेटे को संभाल ले, उसे ओछी हरकतें करने से रोक ले वरना उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर उन्हें दोषी मत ठहराना, लेकिन उसके फैमिली वालों ने इसे अनसुना कर दिया था। इधर अजय बुरी तरह बागी बन गया था और उसे किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। बुरी तरह परेशान रमेश ने एक बार फिर अजय कश्यप के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करके ले गई और इस बार उसे 6 महीने जेल में रहना पड़ा। फिर उसके फैमिली वालों ने जमानत कराकर उसे जेल से बाहर निकाला। बाल कारागार से बाहर आने के बाद उसके फैमिली वालों ने उसे सूरत भेज दिया। 1 साल तक अजय सूरत में रहकर पेंट पॉलिश का काम करता रहा, लेकिन उसके दिल से सजा काटने वाली बात नहीं निकली थी। रह रह कर उसे टीस मारती थी। जब उसे बीती बातें याद आती तो एक साइको की तरह हरकतें करने लगता था। 1.5 साल बाद जब अजय सूरत से घर लौटा तो एकदम से शांत रहने लगा था। पड़ोसियों से कम बातचीत करता था। ऐसा करना उसकी योजना की एक चालाकी भरी कड़ी थी, जो सिर्फ उसके अलावा किसी को पता नहीं था। अजय अपने जीवन में थोड़ा बदलाव ले आया। वह शनिदेव का भक्त बन गया। शनिवार के दिन वह काले कपड़े पहनता और विधिपूर्वक शनिदेव का पूजन करता था। उस दिन नंगे पांव रहता था। वह शिवानी को भूल नहीं पाया था। इतना सब होने के बावजूद भी उसे टूटकर प्यार करता था। उसे जब देखता था तो न जाने उसे क्या हो जाता था। उस दिन पूरा दिन वह बेचैन और परेशान रहता था। इसके बाद उसने तय किया कि शिवानी को जिंदा रखकर उसे ऐसी सजा देना है जिसका दर्द जीवन भर उसे सालता रहे। योजना के अनुसार उसने उन महिलाओं को अपना टारगेट बनाने का फैसला किया जिनका इस घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अपनी खतरनाक योजना को पहली बार 29 जुलाई 2024 को उसने अंजाम दिया। झंझा थाना क्षेत्र के सिंहपुर के सहरसा की 50 वर्षीय माया देवी को उसने अपना टारगेट बनाया था। माया का घर गांव के आखिर में बना था। गर्मी के दिन थे। माया का पति बमनलाल कमरे में सो रहा था। उसकी पत्नी बरामदे में गहरी नींद में सोई थी। रात के करीब 2 बजे का समय था। अजय काली शर्ट पहने, काले कपड़े से मुंह ढके और नंगे पांव घर में घुस गया। माया को देखते ही उसने हाथ में ली हुई लोहे की रॉड से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। जोरदार वार से गहरी नींद में सोई माया दर्द से तड़पने लगी। उसके सिर से बहता खून और उसे तड़पता देखकर अजय के दिल को ठंडक पहुंची। फिर घटना को चोरी का रूप देने के लिए घर से लोहे का संदूक लेकर भागा और उसे गांव के बाहर छोड़ दिया, ताकि लोग यही समझे कि चोरी के विरोध में चोर ने घटना को अंजाम दिया था। महिलाओं की तड़प और खून देखकर होता था खुश। ठीक अजय की सोच के हिसाब से बमनलाल भी सोचने लगा था कि शायद चोर आया होगा। दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी। उसी हाथापाई में चोर ने पत्नी पर हमला कर उसे घायल कर दिया होगा। अगली सुबह बमनलाल ने अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मुकदमा झंझा थाने में दर्ज करा दिया। शातिर अजय घटना को अंजाम देकर शांत बैठ गया। किसी को उस पर तनिक भी शक नहीं हुआ था। इसके ठीक 12वें दिन यानी 11 अगस्त 2024 को अजय ने इसी तर्ज पर उपवलिया की रहने वाली 32 वर्षीय ममता देवी पर रात के 3 बजे कातिलाना हमला किया और सामान उठाकर भाग गया। फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ममता पर हमला इतना जोरदार किया था कि वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही और अंत में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
बेटी की मौत का सदमा सेवा प्रसाद बर्दाश्त नहीं कर पाया और हमेशा के लिए परिवार सहित घर छोड़कर अपनी नौकरी पर लौट गया और वहीं रहने लग। इस घटना को अंजाम देने के बाद अजय सूरत भाग गया। 14 दिनों बाद सूरत से घर लौटा और फिर तीसरी घटना 25 अगस्त को इसी तर्ज पर इसी थाना क्षेत्र के हाथावाल की रहने वाली 55 वर्षीय रंभा देवी के साथ किया और रात के अंधेरे में गुम हो गया। इन तीनों घटनाओं के बाद झंझा क्षेत्र में दहशत फैल गई थी, क्योंकि इन घटनाओं में काफी समानता दिख रही थी। वह थी रात के समय हमले का होना। इसके बाद घर के लोग सतर्क रहने लगे और शाम के बाद महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। ये देखकर अजय को खूब मजा आता था और अकेले में ठहाका मारकर हंसता था। इन घटनाओं के बाद पुलिस हरकत में आई और यह पता लगाने में जुट गई कि आखिर वह कौन है जो इस तरह रात के अंधेरे में महिलाओं को अपना शिकार बनाकर और उसी अंधेरे में गुम हो जाता है। 3 महीने शांत रहने के बाद अजय ने चौथी घटना 9 नवंबर 2024 को मंगलपुर की रहने वाली 32 वर्षीय शांति सिंह पत्नी सोनू सिंह के साथ की। उसे भी रात के समय डंडे से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया और रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। इस घटना ने पुलिस की आंखों से नींद छीन ली थी। एसएसपी गौरव ग्रोवर भी यह सोचने पर मजबूर हो गए कि घटना चोरी के लिए नहीं बल्कि जानबूझकर की जा रही है। एक ही तरीके से घटना को अंजाम देने से एक बात पक्की हो गई थी कि रहस्यमय हमलावर जो भी होगा उसके दिल में महिलाओं के प्रति नफरत भरी होगी। पुलिस अभी इसी सोच विचार में उलझी हुई थी कि 5वीं घटना 4 दिनों बाद यानी 13 नवंबर 2024 को इसी थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर के टोला कठरिया की रहने वाली 24 वर्षीय कविता पुत्री छोटेलाल के साथ घटी। इस घटना के बाद पुलिस रहस्यमयी हमलावर के पीछे पड़ गई और 5 दिनों की अथक कोशिशों के बाद वैज्ञानिक विधि और मुखबिरों के सहयोग से अजय निषाद को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। खैर, जो भी हो, अजय के गिरफ्तार होने से क्षेत्र में डर तो कम हुआ, लेकिन रहस्यमयी हमलावर का दहशत अभी भी बरकरार है। जिन जिन महिलाओं पर उसने कातिलाना हमला किया है वो महिलाएं अभी भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई है। आरोपी 19 वर्षीय अजय निषाद से विस्तार से पूछताछ कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा, लोहे की रॉड आदि बरामद करने के बाद उसे बिछिया स्थित गोरखपुर मंडलीय कारागार भेज दिया। कहानी में शिवानी परिवर्तित नाम है। कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित, लेकिन आखिरकार पुलिस की महीनों की मेहनत और गहराई से की गई जांच ने इस साइको किलर का पर्दाफाश कर ही दिया। अजय को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके दिलो दिमाग में छिपे उस अंधेरे का सच भी सामने आ गया जिसने उसे इंसान से हैवान बना दिया था। शहर में डर का माहौल अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये कहानी हर किसी के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी के टूटे हुए दिल का दर्द उसे इस हद तक ले जा सकता है, या फिर यह सिर्फ उसकी सोच और मानसिकता का अंधेरा था?